नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम लंका युद्ध के एक ऐसे मोड़ की बात करने वाले हैं जहां हनुमान का मिशन एक जासूस से योद्धा के रूप में बदल जाता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि रावण को सीधी चुनौती देने की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। जरा सोचिए, जब कोई जरूरी काम पूरा हो जाए तो अगला कदम क्या होना चाहिए। सीता जी को सफलतापूर्वक खोजने के बाद हनुमान जी भी इसी सवाल से जूझ रहे थे। उनका मुख्य काम तो हो गया था, पर असली जंग तो अभी बाकी थी। तो उन्होंने आगे क्या किया? देखिए, हनुमान जी का जासूसी मिशन तो यहाँ खत्म हो गया। अब उनका एक नया मकसद था, और वो था दुश्मन की सैन्य ताकत को आंकना, और इसके लिए उन्हें अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। हनुमान जी ने तय किया कि अब छिपकर काम करने का वक्त खत्म हुआ। अब समय था अपनी असली ताकत दुनिया को दिखाने का। मतलब जासूसी छोड़कर अब खुलकर मैदान में लड़ने का फैसला किया गया। तो इस नए योद्धा मोड में उनका पहला कदम क्या था? सीधे सीधे उकसाना। ये कोई अंधाधुंध तोड़फोड़ नहीं थी, बल्कि ये एक न्योता था, युद्ध के लिए एक खुला निमंत्रण। हनुमान जी ने एक एक करके उस खूबसूरत अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उन्होंने पेड़ उखाड़ फेंके, क्रिस्टल के मंडप तोड़ डाले और चारों तरफ तबाही मचा दी। और इस सब का सिर्फ एक ही मकसद था, रावण को मजबूर करना कि वो अपने सबसे बेहतरीन योद्धाओं को लड़ने के लिए भेजे। और हुआ भी वही। ये उकसावा काम कर गया। रावण ने उस घुसपैठिए से लड़ने के लिए अपने सबसे छोटे और सबसे प्यारे बेटे राजकुमार अक्षय कुमार को भेज दिया। ये रावण के लिए एक बहुत ही पर्सनल मामला बन गया था। उसने किसी सेनापति को नहीं, बल्कि अपने जिगर के टुकड़े को भेजा। इससे साफ पता चलता है कि रावण इस अपमान से कितना तिलमिला गया था। अक्षय कुमार कोई नौसिखिया योद्धा नहीं था, वो एक जबरदस्त धनुर्धर था। और उसने हनुमान जी पर तीरों की ऐसी बौछार कर दी कि संभलना मुश्किल हो जाए। उसके तीर सीधे आंखों और सिर को निशाना बना रहे थे, और हमला इतना तेज था कि एक पल की भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। ये लड़ाई अविश्वसनीय रूप से तेज और बेहद क्रूर थी। हनुमान जी ने भी उस नौजवान राजकुमार के हुनर की दाद दी, लेकिन वो जानते थे कि उसे बख्शा नहीं जा सकता। ये आर पार की जंग थी, जहां रहम की कोई जगह नहीं थी। तीरों के बौछार से बचते हुए हनुमान जी ने अक्षय के उड़ते हुए रथ को हवा में ही दबोच लिया। फिर अपनी पूरी ताकत से उसे हवा में घुमाया और सीधा जमीन पर दे मारा। रथ के परखच्चे उड़ गए। इस लड़ाई का अंत बहुत भयानक था। हनुमान जी ने उस राजकुमार को पैरों से पकड़ा और एक ही झटके में जमीन पर पटक कर मार डाला। इस एक घटना ने पूरी लंका में खौफ की लहर दौड़ा दी। अपने सबसे लाडले बेटे की मौत के गम और गुस्से में रावण ने अपना तुरुप का इक्का मैदान में उतारा, इंद्रजीत। रावण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने सबसे महान योद्धा इंद्रजीत को भेजा। अब तक की हार देखकर इंद्रजीत समझ गया था कि हनुमान जी के खिलाफ आम हथियार बेकार हैं। उसे कुछ बहुत बड़ा करना था। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जो कि परम दिव्य अस्त्र है। ये कोई साधारण हथियार नहीं था। इसे ना तो टाला जा सकता है और ना ही इसका कोई तोड़। इसे देवताओं के शस्त्रागार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास पैदा होता है। भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण ब्रह्मास्त्र असल में हनुमान जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अपने निर्माता भगवान ब्रह्मा के सम्मान में हनुमान जी ने इसका विरोध न करने का फैसला किया। तो अब हम आते हैं हनुमान जी की योजना के आखिरी हिस्से पर। उनका पकड़ा जाना कोई हार नहीं थी, बल्कि उनकी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा था। ये कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी चाल थी। हनुमान जी ने जानबूझकर खुद को उस अस्त्र से बंधने दिया। ये एक सचेत फैसला था, जो सम्मान और रणनीति दोनों को ध्यान में रखकर लिया गया था। उन्होंने अपनी आजादी को एक बड़े मकसद के लिए कुर्बान कर दिया। इस आत्मसमर्पण के पीछे का पूरा मास्टर प्लान बहुत शानदार था। हनुमान जी जानते थे कि रावण से उसके ही दरबार में आमने सामने मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कैदी बनकर पहुंचना। तो असल में उनका पकड़ा जाना ही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या असली ताकत कभी न झुकने में है, या ये जानने में है कि सही वक्त पर सही मकसद के लिए कब और क्यों झुकना है?
हनुमान जी की ये कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी आत्मसमर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है।